अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में भारी भरकम हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड आ गई। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, उसका ऑरा किसी सोए हुए डेविल की तरह जाग उठा। जमीन कांपने लगी और एक भयानक प्रेशर उन तीनों के ऊपर पहाड़ की तरह गिर गया। अभी एक पल पहले तक वो युनचे को कीड़ा समझ रहे थे, लेकिन अब उनकी हालत खराब हो गई थी। वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे। लड़की डर के मारे कई कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे की अकड़ अब दहशत में बदल चुकी थी। युनचे ने धीरे से अपनी तलवार उठाई और पूछा, छोटी बच्ची, अब बताओ, अकेले लड़ोगी या तीनों साथ आओगे? लड़कों के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। क्या क्या ये सच में डिवाइन ओरिजिन रियल्म पर है? लड़की ने खुद को संभाला और अपने साथियों पर चिल्लाई, खड़े क्या हो? चलो साथ में हमला करते हैं। हमें साबित करना है कि इसने चीटिंग की थी। तीनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली। जैसे ही उन्होंने अपनी गोल्डन क्रो फ्लेम्स को एक्टिवेट किया, वहां का तापमान किसी भट्टी जैसा हो गया। अब आगे तीनों ने एक साथ हवा में छलांग लगाई। उनकी तालमेल गजब की थी। तीनों तलवारें और उनकी आग मिलकर एक हो गई और एक विशाल आग के गोले की तरह युनचे की तरफ बढ़ी। यह हमला इतना तेज था कि किसी भी डिवाइन सोल रियल्म कल्टिवेटर के पसीने छुड़ा दे, लेकिन युनचे अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने उस आग के तूफान को अपनी तरफ आने दिया। जैसे ही हमला पास आया, उसने बस अपनी तलवार को हल्के से घुमा दिया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। युनचे की तलवार की एक मामूली लहर ने उन तीनों की डिवाइन गोल्डन क्रो फ्लेम को कागज की तरह फाड़ दिया। सिर्फ आग ही नहीं बुझी, बल्कि एक भयानक शॉकवेव उन तीनों से टकराई। उन्हें लगा जैसे किसी भारी हथौड़े ने उन्हें हवा में उड़ा दिया हो। वो तीनों कई सौ मीटर दूर जाकर गिरे और धूल चाटने लगे। जब उन्होंने खुद को संभाला तो उनकी आंखों में यकीन नहीं था। उनकी सबसे पावरफुल कंबाइंड अटैक को युनचे ने बिना किसी मेहनत के तोड़ दिया था। युनचे वहीं खड़ा था, बिना एक इंच पीछे हटे। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो बच्चे हों। एक लड़का हकलाते हुए बोला, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लड़की तो जैसे पागल हो गई थी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि पोयुन ऐसे इंसान से हारा था। वो चिल्लाई और फिर से खड़ी हो गई। मैं नहीं मानती। सीनियर ब्रदर पोयुन ने कहा था कि तुमने उनकी तलवार को हाथ से पकड़ा था। अगर हिम्मत है तो मेरी तलवार को पकड़ कर दिखाओ। उसने अपने दोनों साथियों को भी उकसाया, चलो अपना असली पावर दिखाते हैं। इस बार वो तीनों गोल्डन अनाइलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे। हालांकि इसको तैयार करने में समय लगता था, लेकिन इसकी पावर लेवल के हिसाब से अनबीटेबल मानी जाती थी। तीन बड़ी बड़ी गोल्डन क्रो फ्लेम सोर्ड्स हवा में बनने लगी। युनचे ने उन्हें पूरा मौका दिया। वो आराम से खड़ा रहा और उन तलवारों को बनते देखता रहा। आखिरकार वो तीनों तलवारें तैयार हुई और बिजली की रफ्तार से युनचे के सिर की तरफ गिरी। तीनों डिसाइपल्स को लगा कि अब तो युनचे को डॉज करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं हटा तो मारा जाएगा और एक रियल्म किंग के शिष्य को मारने पर बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन युनचे अपनी जगह से हिला नहीं। जैसे ही वो तीन जलती हुई तलवारें उसके सिर के पास पहुंची, युनचे ने बिजली जैसी तेजी से अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। उसने उन तीनों तलवारों को, जो अलग अलग दिशा से आ रही थी, एक ही पॉइंट पर अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया। हवा में एक अजीब सी गूंज हुई। वो तलवारें उसके हाथ को काट नहीं पाई, बल्कि उसके हाथ से टकराकर रुक गई। सीन ये था कि युनचे ने तीन गोल्डन क्रो फ्लेम सोर्ड्स को एक हाथ से थाम रखा था और फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। बाम बाम! कांच के टूटने जैसी आवाज आई और वो तीनों खतरनाक तलवारें चकनाचूर होकर हवा में बिखर गई। तीनों डिसाइपल्स की चीखें निकल गई। अपनी अटैक के जबरदस्ती टूटने से उन्हें भारी बैकलैश लगा। उनकी प्रोफाउंड एनर्जी पागल हो गई। तभी युनचे अचानक उनके सामने आ गया। इस बार उसके शरीर से आग नहीं, बल्कि नीली रोशनी निकल रही थी। आइस की पावर। तापमान जो भट्टी जैसा था, अब एकदम से फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया। युनचे ने उन्हें देखने की भी जहमत नहीं उठाई और अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाया। बर्फ के टुकड़े हवा में बिखर गए और एक ठंडे तूफान ने उन तीनों को फिर से उड़ा दिया। वो जमीन पर जाकर गिरे और इस बार उनमें उठने की हिम्मत नहीं थी। ये तीनों डिवाइन सोल रियल्म के थे, फिर भी युनचे ने उन्हें खिलौनों की तरह पीट दिया था। सबसे बड़ा सदमा उन्हें तलवार टूटने से नहीं, बल्कि युनचे के नंगे हाथ से तलवार पकड़ने वाले कारनामे से लगा था। लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन दिमाग सुन्न था।
वो बस यही दुआ कर रही थी कि ये सब एक बुरा सपना हो। तभी आसमान से एक जोरदार हंसी सुनाई दी। हाँ, एक गोल्डन रोब पहने लड़का आसमान से नीचे उतरा। ये कोई और नहीं, हुओ पोयुन था। उसने अपने पीटे हुए साथियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया। मैंने कहा था ना कि दुनिया में हमेशा कोई न कोई हमसे बेहतर होता है। लड़की ने कमजोर आवाज में पुकारा, सीनियर ब्रदर पोयुन। हुओ पोयुन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा युनचे की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ब्रदर युन, 3 महीने बाद आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं पता था कि आप एलिमेंटल लॉस के साथ साथ कल्टीवेशन में भी इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैं तो बस हैरान हूं। युनचे भी मुस्कुराया, ब्रदर पोयुन, मेरी ताकत आपके सामने कुछ भी नहीं है। 3 महीने में तो आप और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। युनचे ने नोटिस किया कि पोयुन का ऑरा पहले से बहुत बदल गया था। हुओ पोयुन ने सिर हिलाया और कहा, अफसोस कि ये जगह बंजर है। एक बार ये ड्रैगन का शिकार खत्म हो जाए, फिर आप हमारे सेक्ट में आइएगा। हम आपकी अच्छे से सेवा करेंगे। युनचे ने हंसकर हामी भर दी। हुओ पोयुन ने फिर अपने तीनों साथियों को इशारा किया, तुम तीनों अभी तक जमीन पर लेटे क्या कर रहे हो? जल्दी उठो और ब्रदर युन से माफी मांगो। युनचे ने हाथ हिलाया, अरे रहने दीजिए। इन्होंने जो किया वो आपके लिए किया था, कोई बुरी भावना नहीं थी। उल्टा मुझे तो जलन हो रही है कि आपके पास ऐसे छोटे भाई बहन हैं जो आपकी इतनी परवाह करते हैं। युनचे ने ये बात हंसकर कही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी हालत याद आ गई। जब से वो डायरेक्ट डिसाइपल बना था, उसे सिर्फ हेवनली नेदरफ्रॉस्ट लेक में अकेले ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। उसके पास ऐसे जूनियर्स नहीं थे जिन पर वो रौब जमा सके या जो उसके लिए लड़ सके। कम से कम पहले वो मुश याओलान को छेड़कर थोड़ा टाइम पास कर लेता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं। तीनों यंग गोल्डन क्रो डिसाइपल्स अब सर झुकाए धीरे धीरे आगे आते हैं। वो एक लाइन में ऐसे खड़े हो गए जैसे 3 छोटे बच्चे हों जिन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो और अब अपनी सजा का इंतजार कर रहे हों। हुओ पोयुन ने उनकी हालत देखी तो हंसते हुए अपना सर हिलाया। उसने कहा, अरे ठीक है, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। जब मुझे ब्रदर युन के सामने हार माननी पड़ी तो तुम लोग तो फिर भी उनसे छोटे हो। क्या अब तुम सब संतुष्ट हो? लेफ्ट वाले लड़के ने तेजी से सर हिलाया, हाँ हम हैं। राइट वाले लड़के ने भी गहरा बो किया और कहा, आई एम सॉरी बिग ब्रदर युन। हमने न सिर्फ अपनी ताकत को ज्यादा आंका, बल्कि हमने आपका अपमान भी किया। तीसरे ने भी सुर में सुर मिलाया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इतने स्ट्रांग हैं बिग ब्रदर युन। कोई हैरानी नहीं कि सीनियर ब्रदर पोयुन आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे। हमें पहले शक था, लेकिन अब हमें पता चल गया कि हम गलत थे। युनचे ये सब देख रहा था और उसे एक बात बहुत पहले से पता थी, कल्टीवेशन आर्ट्स इंसान के स्वभाव पर बहुत असर डालते हैं। स्नो सॉन्ग रियल्म के कल्टीवेटर्स पावरफुल आइज आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो बहुत शांत और दुनिया से कटे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लेम गॉड रियल्म के लोग पावरफुल फायर आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी एकदम अलग होती है। ये लोग जिद्दी होते हैं और जो मन में होता है वही मुंह पर बोल देते हैं। ये अपने इमोशंस छिपाते नहीं हैं। अगर इन्हें लगता है कि ये गलत थे तो ये दिल खोलकर अपनी हार मान लेते हैं। इनके मन में कोई मैल नहीं रहता। युनचे ने हंसते हुए कहा, हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक थोड़ी अनबन ना हो तब तक दोस्ती गहरी नहीं होती, है ना? अरे हाँ, मैंने तो तुम्हारे नाम भी नहीं पूछे। राइट वाले लड़के ने कहा, हेलो बिग ब्रदर युन, मेरा नाम हुओ लियाओ युआन है। लेफ्ट वाले लड़के ने कहा, हेलो बिग ब्रदर युन, मेरा नाम हुओ लियाओ दियन है। तभी बीच वाली लड़की बोली, हेलो बिग ब्रदर युन, मेरा नाम हुओ लियाओ। नहीं, मेरा नाम हुओ वेनरो है। तभी हुओ पोयुन ने इधर उधर देखा और हैरानी से पूछा, ब्रदर युन, आपकी मास्टर आपके साथ क्यों नहीं है? युनचे थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सच बता दिया, उन्हें कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा। लगता है कि सेक्ट मास्टर हुओ के बेटे की हालत और खराब हो गई है। ये सुनते ही तीनों यंग डिसाइपल्स के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। क्या? हुओ पोयुन के चेहरे पर भी झटका लगा। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, अच्छा ब्रदर युन, ये जगह बहुत सुनसान और बंजर है, तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे आपका आगे का क्या प्लान है? युनचे ने साउथ की तरफ देखा और कहा, मैंने सुना है कि एंशिएंट गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन यहां से बस कुछ 100 मील दूर साउथ में है। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? सच कहूं तो जब से मैंने इस जगह के बारे में सुना है, मैं इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं।
हुओ पोयुन थोड़ा परेशान हो गया। अगर कोई और समय होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन। फिर अचानक उसने अपनी बात बदली। छोड़ो, अगर आपकी यही इच्छा है तो क्यों नहीं। वैसे भी वो हॉर्न ड्रैगन अभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इसके बाद दोनों तुरंत हवा में उड़ गए और साउथ की तरफ निकल पड़े। हालांकि वो अभी भी अपनी मंजिल से सैकड़ों मील दूर थे, लेकिन युनचे एक ही नजर में देख सकता था कि इस जमीन का सदन हिस्सा पूरी तरह से लाल और चमकीला था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां हेल का लावा बह रहा हो। युनचे ने कहा, मैंने सुना है कि एंशिएंट गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन 5 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है और वहां हमेशा फायर जलती रहती है। क्या कमाल की जगह है। कोई हैरानी नहीं कि ऐसी जगह एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन जैसे भयानक क्रीचर को पाल सकती है। हुओ पोयुन ने समझाया, एंशिएंट गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन ने ही फ्लेम गॉड रियल्म को बनाया है। अगर इसकी फायर कभी बुझ गई तो फ्लेम गॉड रियल्म भी खत्म हो जाएगा। वैसे मैंने भी बचपन से उस ड्रैगन के बारे में सुना है, लेकिन आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। अच्छा होगा अगर आज ये इच्छा पूरी हो जाए। युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, बदकिस्मती से लगता है कि आज कल के डिसाइपल्स को वो ड्रैगन कभी देखने को नहीं मिलेगा। हुओ पोयुन जोर से हंसा, लेकिन फिर उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, मेरे मास्टर्स उस ड्रैगन को मारने के लिए इतने उतावले सिर्फ मेरे लिए हैं। सच तो यह है कि अगर वो सफल हो भी गए तो वो अपनी बहुत सारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ खो देंगे, यहां तक कि अपनी लाइफ स्पैन भी। मुझमें ऐसी क्या खूबी है कि मैं इस लायक हूं। युनचे ने सर हिलाया, यही तो बात है, तुम इस लायक हो, इसीलिए वो ये कीमत चुकाने को तैयार है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि फ्लेम गॉड रियल्म के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। इसलिए इस एहसान से डरो मत, इसे शांति से स्वीकार करो और फ्यूचर में इसे चुकाने की पूरी कोशिश करो। हुओ पोयुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसका चेहरा खिल उठा। उसने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं ब्रदर युन। मैं प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के टॉप 1000 में आने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। मैं अपने मास्टर और दोनों सेक्ट मास्टर्स को निराश नहीं करूंगा। युनचे ने ऊपर से तो सर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो हुओ पोयुन से बहुत जल रहा था। भाई, मुझे तो बस प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में एंट्री मिल जाए, वही बहुत है। टॉप 1000 तो छोड़ो, अगर मैं पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में लास्ट भी आ गया ना, तो भी मैं खुश रहूंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यह काम एक मॉर्टल के लिए आसमान छूने जैसा मुश्किल है। सच में कंपैरिजन इंसान को मार देता है। युनचे ने अपनी जलन छिपाते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि फ्लेम गॉड रियल्म में जल्द ही कोई ऐसा आएगा जो पूरे गॉड रियल्म को चौंका देगा। क्या पता एटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म के बाद फ्लेम गॉड रियल्म एक अपर स्टार रियल्म बन जाए। बिल्कुल, वो पोयुन ने जोश में सर हिलाया। ब्रदर युन, आपकी इन बातों के लिए मैं कसम खाता हूं कि मैं प्रोफाउंड डिवाइन कन्वेंशन में टॉप 1000 कल्टिवेटर्स में आकर रहूंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। दोनों बहुत तेजी से उड़ रहे थे और एंशिएंट गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन की दूरी कम होती जा रही थी। अभी वो दर्जनों मील दूर थे, लेकिन आग का एक समंदर जिसने जमीन और नीले आसमान दोनों को निगल लिया था, अब उनकी आंखों के सामने था। युनचे के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन कभी एंशिएंट गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन से बाहर निकला है ना? क्योंकि अगर वो ड्रैगन इतना ताकतवर था कि तीनों सेक्ट मास्टर्स मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो उन्हें डर क्यों नहीं था कि वो पलटकर फ्लेम गॉड रियल्म पर हमला कर देगा। हुओ पोयुन ने कहा, यह सच है। मेरे मास्टर के मुताबिक वो ड्रैगन शायद इन्फर्नो प्रिजन की फ्लेम वेन से ही पैदा हुआ है। ये जगह ही उसकी पावर का सोर्स है। अगर वो यहां से ज्यादा दूर गया तो वो अपनी ताकत और जान खो देगा, जैसे पानी के बिना मछली। इसीलिए आज तक किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो फ्लेम गॉड रियल्म कब का तबाह हो चुका होता। अच्छा, समझ गया, युनचे ने कहा। फिर पूछा, अगर उसका ऑरा इस प्रिजन से जुड़ा है तो इसका मतलब उसे सेंस करना नामुमकिन होगा जब तक कि वो खुद बाहर ना आए। हुओ पोयुन ने जवाब दिया, बिल्कुल, जब वो अंदर होता है तो उसका ऑरा इस जगह के साथ मर्ज हो जाता है। शायद आपके मास्टर भी उसे सेंस नहीं कर पाएंगे। वो ड्रैगन हर 1000 साल में सिर्फ एक बार अपने स्केल्स गिराता है और उसी वक्त उसे अपनी जगह बदलनी पड़ती है। यही वो टाइम है जब हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तभी दूर से आग के समंदर के उफरने की आवाज आई। गर्मी की लहरें जो उनके चेहरे से टकरा रही थी, अचानक कई गुना तेज हो गई। दूर से इन्फर्नो प्रिजन की फ्लेम आसमान को ऐसे छू रही थी जैसे एक साथ 1000 ज्वालामुखी फट पड़े हों। और सबसे बड़ी बात, ये वहां का नॉर्मल मौसम था। तभी उनके सामने की हवा अचानक भारी हो गई और एक लाल रंग का फिगर उनके सामने प्रकट हुआ।
एक इनविजिबल दीवार ने युनचे और हुओ पोयुन दोनों को रोक दिया। सामने खड़ा शख्स एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा बहुत गंभीर और डरावना था। हुओ पोयुन को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर रिलैक्स हो गया। पोयुन, तुम यहां क्यों आए हो? और ये तुम्हारे साथ कौन है? हुओ पोयुन ने जल्दी से उन्हें सैल्यूट किया। एल्डर वांतु, ये स्नो सॉन्ग रियल्म किंग के डायरेक्ट डिसाइपल युनचे हैं। ये पहली बार फ्लेम गॉड रियल्म आए हैं और मैं इन्हें इन्फर्नो प्रिजन दिखाने लाया हूं। एल्डर की नजरें तुरंत बदल गई। थोड़ा सोचने के बाद वो बोले, हो तो ये वो है, ठीक है, तुम जा सकते हो। लेकिन याद रखना, एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। अगर वो आसपास हुआ तो बहुत खतरा होगा, इसलिए इन्फर्नो प्रिजन के किनारे से आगे बिल्कुल मत जाना। हुओ पोयुन ने वादा किया, चिंता मत कीजिए एल्डर, हम बस दूर से देखने आए हैं। एल्डर ने युनचे को एक गहरी नजर से देखा और फिर वहां से चले गए। हुओ पोयुन ने बताया, ये वर्मिलियन बर्ड सेक्ट के ग्रेट एल्डर यान वांतु है। जब भी ड्रैगन हंट होता है, तीनों सेक्ट्स के टॉप 30 एल्डर्स यहां पहरा देते हैं ताकि हम जैसे यंग डिसाइपल्स को शॉकवेव से चोट न लगे। युनचे ने अपनी भौहें सिकोड़ी, तुमने कहा था कि ड्रैगन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। प्रिजन 5 लाख किलोमीटर चौड़ा है, फिर तुम लोग इतने यकीन से यहां पहरा क्यों दे रहे हो? हुओ पोयुन मुस्कुराया, क्योंकि वो ड्रैगन हमेशा नॉर्दर्न शोर पर ही अपने स्केल्स गिराता है, 1500 से 5000 किलोमीटर की रेंज में। आज तक इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब उसका लेयर यहीं कहीं है। ओह, अब समझा। युनचे ने सर हिलाया, लेकिन फिर एक और सवाल उसके दिमाग में आया। अगर वो ड्रैगन हजारों किलोमीटर दूर है तो उसे अपनी आंखों से देखना नामुमकिन है। तो फिर हुओ पोयुन ने पहले ऐसा क्यों कहा था कि वो उसे देख पाएगा? जल्द ही उन्होंने बाकी का सफर पूरा किया और एंशिएंट गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए। यहां पहुंचकर नजारा ही बदल गया। यहां कोई जमीन नहीं थी जो आग से लाल हुई हो। यहां सिर्फ एक विशाल, अंतहीन, उबलता हुआ लाल समंदर था जो किसी को भी सन्न कर दे। ये आग का समंदर कम से कम 10 लाख सालों से ऐसे ही उबल रहा था। यहां का आसमान भी उसी लाल रंग में जल चुका था। एक नजर में यह बताना नामुमकिन था कि नीला आसमान कहां खत्म होता है और लाल आसमान कहां शुरू। ऐसा लग रहा था जैसे इस भयानक आग के नर्क ने पूरे आसमान को ही निगल लिया हो। यहां की हवा इतनी गर्म थी कि एक डिवाइन वे प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर भी इसे मुश्किल से बर्दाश्त कर पाए। अगर कोई रिफाइंड स्टील भी यहां लाया जाता तो वो हवा के कांटेक्ट में आते ही पिघल जाता। आग की उस उफनती हुई लहरों के बीच अनगिनत फायर स्पिरिट्स नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। इल्यूसरी डीमन रियल्म का सी ऑफ डेथ उस दुनिया की सबसे डरावनी जगह थी। लेकिन इस 5 लाख किलोमीटर चौड़े एंशिएंट गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन के सामने सी ऑफ डेथ बस एक छोटे नाले जैसा लग रहा था। साइज हो, इंटेंसिटी हो या ऑरा, इन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था। युनचे की आंखों में सामने फैले हुए लाल रंग के समंदर का अक्स दिख रहा था और वो एक गहरी सांस लेकर बस उस नजारे को देख रहा था। हुओ पोयुन ने जब युनचे को इतनी शांति से खड़े देखा तो वो पूरी तरह सन्न रह गया। उसने हैरानी से पूछा, ब्रदर युन, क्या तुम्हें यहां कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही? युनचे ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, मैं अभी भी ठीक हूं। मतलब साफ था, फ्लेम गॉड रियल्म के वो डिसाइपल्स जो डिवाइन वे में अभी अभी आए हैं, वो भी इस जगह की ऑरा और टेम्परेचर को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाते। लेकिन युनचे तो ऐसे खड़ा था जैसे पार्क में हवा खा रहा हो, बिना किसी प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी के। हुओ पोयुन को तब याद आया कि ये वही बंदा है जिस पर 9 सन्स हेवंस फ्यूरी का भी कोई असर नहीं हुआ था। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसी अजीबोगरीब जगह सिर्फ किसी एंशिएंट ट्रू गॉड की ताकत से ही बन सकती है। उसने युनचे को बताया कि उसके मास्टर और बाकी एल्डर्स का मानना है कि इस गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन के नीचे जरूर किसी ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस दबी है, लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। युनचे चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसका दिमाग घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहा था। उसे हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के नीचे मिली आइस फीनिक्स याद आ गई। अगर वहां एक एंशिएंट बीस्ट की बॉडी थी तो ये इन्फर्नो प्रिजन तो उससे हजारों गुना बड़ा है। यहां की एनर्जी भी उससे कहीं ज्यादा है। युनचे की मुट्ठी भिंज गई। मतलब साफ है, यहां नीचे जरूर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी है जो मेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। युनचे ने डिसाइड कर लिया कि उसे नीचे जाना ही होगा। उसकी बॉडी हर तरह की फायर को झेल सकती है, तो नीचे जाना तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत यह थी कि फ्लेम गॉड रियल्म के लोग और वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन उसे पकड़ सकते हैं। युनचे ने क्विक प्लान बनाया। सबसे सही टाइम तब होगा जब वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन बाहर निकलकर मास्टर हू रूली के साथ लड़ाई में बिजी होगा। उस हड़बड़ी में किसी का ध्यान युनचे पर नहीं जाएगा। तभी हुओ पोयुन ने पूछा, ब्रदर युन,
क्या सोच रहे हो? यून चे ने मजाक के मूड में कहा, मैं सोच रहा हूं कि वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन कितना बेचारा है। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपने घर में पड़ा रहता है, फिर भी लोग उसे मारने आ जाते हैं। हम लोग ही विलन लग रहे हैं यहाँ। हुओ पोयुन जोर से हंसा। बात तो सही है, लेकिन प्रोफाउंड वे की दुनिया में ताकत ही कानून है। बातों बातों में यून चे ने क्यूरियोसिटी में पूछा, वैसे भाई वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन कितना बड़ा है? 1000 मीटर या 1000 किलोमीटर? हुओ पोयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं ब्रदर यून, सुनकर हैरान हो जाओगे। मास्टर के हिसाब से उस ड्रैगन की उम्र लाखों साल है, लेकिन उसकी लंबाई पूंछ मिलाकर भी 100 मीटर से ज्यादा नहीं है। क्या सिर्फ 100 मीटर? यूनचे का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो साइंटिफिक ही नहीं लगा उसे। गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन जैसी जगह, लाखों साल की उम्र और डिवाइन मास्टर रियल्म वाली ताकत, और साइज इतना छोटा। यूनचे ने तो सोचा था कि वो कोई ऐसा मॉन्स्टर होगा जो अपनी बॉडी से आसमान ढक दे, लेकिन यहां तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क निकल आया। खैर, हुओ पोयुन ने क्लियर किया कि छोटा है पर खोटा है। उसकी ताकत के सामने बड़े बड़े मास्टर भी नहीं टिक पाते। अभी ये डिस्कशन चल ही रहा था कि अचानक हुओ पोयुन के कंधे पर लगा गोल्डन एंग्रेव जेड स्लिप चमकने लगा। जैसे ही उसने उसे चेक किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो हक्का बक्का रह गया। क्या? यूनचे ने तुरंत पूछा, ब्रदर पोयुन क्या हुआ? हुओ पोयुन की आवाज कांप रही थी। ये सीनियर ब्रदर हुओ ये के बारे में है। वो शायद मौत के बहुत करीब है। यूनचे को याद आया कि आते वक्त हुओ रूली ने हड़बड़ी में यार नाम चिल्लाया था। हुओ पोयुन ने घबराते हुए कहा, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। अगर सीनियर ब्रदर को कुछ हो गया तो मास्टर पागल हो जाएंगे। हुओ पोयुन इतना टेंशन में था कि उसने यूनचे का जवाब ही नहीं सुना। बस उसका हाथ पकड़ा और जिस स्पीड से वो आए थे उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड से वापस उड़ चला। रास्ते में बैकग्राउंड क्लियर हुआ। हुओ ये असल में हुओ रूली का इकलौता बेटा था। एक एक्सीडेंट की वजह से हुओ रूली अब और बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए हुओ यही उनकी आखिरी उम्मीद था। लेकिन बुरी किस्मत देखो, मु शुआनिन ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। हुओ ये के पास गोल्डन क्रो ब्लडलाइन थी जो आइस अटैक्स के सामने बहुत कमजोर होती है। उस चोट ने उसे पूरी तरह अपाहिज बना दिया था और वो आज तक बस दवाइयों के सहारे जिंदा लाश बना हुआ था। जैसे ही वो लोग लोकेशन पर पहुंचे, दूर से ही हुओ रूली की दर्दनाक चीखें सुनाई दी, सब दफा हो जाओ यहां से, निकलो। और फिर एक रोती हुई आवाज, यार यार। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि हुओ पोयुन के रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक टेम्पररी घर बना था जिसके चारों तरफ कई लेयर्स में प्रोफाउंड फॉर्मेशंस लगी थी। बाहर गोल्डन क्रो सेट के लोग खड़े थे और उनके चेहरे पर भी मायूसी छाई हुई थी। हुओ पोयुन सीधा घर के अंदर घुस गया और यूनचे भी उसके पीछे हो लिया। अंदर का नजारा दिल दहलाने वाला था। एक बूढ़ा सा दिखने वाला इंसान बिस्तर पर पड़ा था, जो और कोई नहीं बल्कि हुओ ये था। उसकी स्किन सूखी हुई थी और आंखों में कोई हरकत नहीं थी। वो पूरी तरह एक मुर्दा लग रहा था। उसके नीचे ढेरों हाई लेवल प्रोफाउंड क्रिस्टल्स बिछे हुए थे जो अपनी एनर्जी से उसे जबरदस्ती जिंदा रखे हुए थे। हुओ रूली उसके पास घुटनों के बल बैठे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। उनका ऑरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। हुओ पोयुन ने आगे बढ़कर मास्टर को सहारा दिया। मास्टर, शांत हो जाइए, सीनियर ब्रदर ठीक हो जाएंगे। लेकिन हुओ रूली का दर्द अब बर्दाश्त के बाहर था। वो नहीं बचेगा, मेरा बेटा नहीं बचेगा, मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। माहौल इतना भारी था कि वहां खड़ा हर इंसान उस बाप का दर्द महसूस कर सकता था। हुओ पोयुन ने रोते हुए कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा मास्टर के साथ रहेगा। तभी यूनचे ने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज की और चुपचाप हुओ ये की बॉडी को स्कैन किया। रिपोर्ट बहुत ही भयानक थी। हुओ ये के मेरिडियंस, वेन्स और इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह खिचड़ी बन चुके थे। वो अंदर से इतना डैमेज था कि उसे और ज्यादा डैमेज करना पॉसिबल ही नहीं था। वो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और उन स्पिरिट हर्ब्स की वजह से सांस ले रहा था ताकि उसका पिता टूट न जाए। यूनचे ने मन ही मन उसकी विल पावर की तारीफ की। सब रो रहे थे। तभी यूनचे की शांत आवाज गूंजी, सेक्ट मास्टर हुओ, ब्रदर पोयुन, तुम दोनों बाहर जाओ। मेरे पास इसे बचाने का एक तरीका है। हुओ रूली ने झटके से सिर उठाया। आंसुओं के बीच उसने यूनचे के आइस फीनिक्स रोब को देखा और उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। तुझे अंदर किसने आने दिया? दफा हो जा यहां से। हुओ रूली को आइस फीनिक्स सेक्ट से नफरत थी क्योंकि उन्हीं की वजह से उसके बेटे का यह हाल हुआ था। लेकिन यूनचे अपनी जगह से नहीं हिला। उसने सपाट चेहरे के साथ कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे पास एक तरीका है।
अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो बाहर निकलो। हुओ रूली का ऑरा भड़क उठा। बकवास बंद कर। तू मेरे बेटे को और क्या देगा सिवाय मौत के। युनचे ने भी अब अपनी टोन बदल ली और कड़वा सच बोला। मेरी एबिलिटी पर शक कर रहे हो? जरा देखो अपने बेटे को, वो पहले ही मरा हुआ है। क्या इस हालत में मैं उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता हूं? तुम डर रहे हो या उसे बचाना नहीं चाहते? युनचे के ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। वो रूली सन्न रह गया। युनचे ने बात जारी रखी। वो मौत के मुंह में है। अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो अगर कोई भिखारी या दुश्मन भी आकर कहे कि वो इलाज कर सकता है तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारे पास नखरे करने का ऑप्शन नहीं है। इतना बोलकर युनचे मुड़ा और बाहर जाने लगा। ये एक जुआ था। तभी हुओ पोयुन बीच में कूद पड़ा। मास्टर, ब्रदर युन हवा में बातें नहीं करते। उन्हें खुद पर भरोसा है। वैसे भी अब खोने के लिए बचा ही क्या है। प्लीज एक बार मान जाइए। हुओ रूली की सांसें भारी चल रही थी। वो कांपते हुए खड़ा हुआ। आखिर में एक बाप की ममता जीत गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, अगर तू मेरे यर को कुछ घंटे और सांसें दे सका तो मैं। युनचे ने उसे बीच में ही रोक दिया। टाइम कम है, लेक्चर मत दो। तुरंत बाहर निकलो। जब तक मैं खुद बाहर न आऊं कोई अंदर नहीं आएगा। और हां, स्पिरिट सेंस से जासूसी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हुओ रूली ने एक गहरी सांस ली। हुओ पोयुन को खींचा और बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अब कमरे में सिर्फ युनचे और वो लाश जैसी बॉडी थी। जैसे ही हुओ रूली और हुओ पोयुन कमरे से बाहर गए, युनचे ने बिजली की रफ्तार से अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपनी हथेली हुओ ये की छाती पर रखी और तुरंत रेज गॉड की पावर को एक्टिवेट कर दिया। सीन ये था कि वो स्पिरिट एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ को धीरे धीरे हुओ ये की बॉडी में डाल रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी सूखे हुए रेगिस्तान में धीरे धीरे पानी की बूंदें गिर रही हों। हुओ ये की हालत इतनी खराब थी कि अगर थोड़ी भी गलती होती तो खेल खत्म हो जाता। युनचे को उसे स्टेबलाइज करने में ही करीब 2 घंटे लग गए। जब उसे लगा कि अब बॉडी एनर्जी को झेल सकती है तो उसने अपना दूसरा पत्ता खोला, स्काई पॉइजन पर्ल। उसके माथे से हरी रोशनी निकली और उसने हुओ ये की पूरी बॉडी को कवर कर लिया। सच बात तो ये थी कि मेडिकल साइंस के हिसाब से हुओ ये मर चुका था। कोई भी दवा उसे नहीं बचा सकती थी। लेकिन स्काई पॉइजन पर्ल की प्यूरिफिकेशन पावर उन ब्लॉकेज को भी खोल सकती थी जो नामुमकिन लगते थे। युनचे पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसका फोकस हिल नहीं रहा था। एक और घंटा बीत गया और स्काई पॉइजन पर्ल ने अपना जादू दिखा दिया। युनचे ने राहत की सांस ली और मन ही मन बोला, दोस्त, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मैं मिल गया, और उससे भी बड़ी बात यह कि तुम्हारे पास गोल्डन क्रो ब्लड लाइन है। अगर ये ब्लड लाइन नहीं होती तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाता। अब बस देखना यह था कि ये दोनों सेक्ट्स जो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं इस घटना के बाद दोस्त बन पाएंगे या नहीं। बाहर का माहौल बहुत टेंशन वाला था। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बीत गए। हुओ रूली किसी पिंजरे में बंद शेर की तरह इधर उधर टहल रहा था। अगर हुओ पोयुन उसे बार बार न रोकता तो वो कब का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुका होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, हुओ रूली के दिल में एक उम्मीद भी जाग रही थी, क्योंकि अगर युनचे को फेल होना होता तो अब तक खबर आ चुकी होती। इतनी देर लगने का मतलब था कि कुछ तो हो रहा है। 6 घंटे के लंबे इंतजार के बाद अंदर से युनचे की थकी हुई आवाज आई, सेक्ट मास्टर हुओ, अब आप अंदर आ सकते हैं। ये सुनते ही हुओ रूली ने दरवाजा ऐसे खोला जैसे उसमें आग लगी हो। वो और पोयुन अंदर भागे। अंदर का नजारा देखकर उनके कदम जम गए। हुओ ये अभी भी प्रोफाउंड क्रिस्टल्स के ढेर पर लेटा था, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था। उसकी आंखें खुली थी और उन आंखों में वो मौत का सन्नाटा नहीं था जो सालों से था, बल्कि उनमें एक चमक थी। हुओ ये के होंठ हिले और एक कमजोर लेकिन साफ आवाज आई, पिता जी। हुओ रूली को लगा जैसे उसके कानों में बिजली कड़क गई हो। उसे चक्कर आ गया और वो दीवार के सहारे खड़ा हो गया। अगर पोयुन उसे न संभालता तो वो वही गिर जाता। हुओ ये के चेहरे पर अब मौत की सफेदी नहीं बल्कि जिंदगी की लाली थी। उसने धीरे से कहा, जूनियर ब्रदर पोयुन, मैं तुम्हें साफ साफ देख पा रहा हूं। यह शब्द सुनकर पोयुन की आंखों में भी आंसू आ गए। हुओ रूली लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से अपने बेटे को छूकर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी स्पिरिट सेंस से चेक किया। हुओ ये के अंदर खून दौड़ रहा था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, उसके मेरिडियंस जो पूरी तरह सूख चुके थे अब हरकत कर रहे थे।
हुओ ये ने मुस्कुराते हुए पूछा, पिताजी, क्या ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हुओ रूली ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से खुद के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक। आवाज इतनी तेज थी कि शायद बाहर खड़े लोगों को भी सुनाई दी होगी। डिवाइन सॉवरेन रियल्म के मास्टर का थप्पड़ था। गाल तुरंत लाल हो गया और दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन वो दर्द उसे खुशी दे रहा था। वो बच्चों की तरह रोने लगा। ये सच है, ये सब सच है मेरे बच्चे। पोयुन भी इमोशन में बह गया। ये तो चमत्कार है। ब्रदर युन, आप सच में महान हैं। अब जाकर हुओ रूली को याद आया कि कमरे में युनचे भी है। वो तुरंत मुड़ा। युनचे एक कोने में थका हुआ बैठा था। हुओ रूली इतना एक्साइटेड था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बस हकला रहा था। युनचे ने बात संभाली और प्रोफेशनल अंदाज में बोला, सेक्ट मास्टर, जैसा आपने चेक किया, खतरा टल चुका है। मुझे बस 2 बार और ये ट्रीटमेंट करना होगा। उसके बाद नॉर्मल हीलिंग हर्ब से काम चल जाएगा। 2 से 3 साल के अंदर ब्रदर ये पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे। हुओ रूली का मुंह खुला का खुला रह गया। 2-3 साल? उसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने वो सवाल पूछा जो एक पिता के लिए सबसे जरूरी था। तो क्या वो, मतलब, शादी कर पाएगा? बच्चे, उसे अपनी खानदान, ब्लड लाइन की चिंता थी जो खत्म होने की कगार पर थी। युनचे ने अपनी नाक रगड़ते हुए कैजुअली कहा, लगता है आपने सुना नहीं। मैंने कहा फुली रिकवर, और फुली का मतलब होता है सब कुछ। तो हां, उस मामले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनते ही हुओ रूली किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में सालों का दर्द और नई खुशी दोनों शामिल थे। पोयुन भी खुशी के मारे रो पड़ा। तभी युनचे ने सीरियस टोन में कहा, लेकिन एक शर्त है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इलाज मैंने किया है, वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। हुओ रूली ने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मुझ पर आसमानी बिजली गिरे। पोयुन ने भी कसम खाई कि वो किसी को नहीं बताएगा। फिर युनचे ने कहा, एक बुरी खबर भी है, इसके लिए तैयार रहना। हुओ रूली फिर से टेंस हो गया। युनचे बोला, ब्रदर, ये की जान तो बच गई, लेकिन उनकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को वापस आने में टाइम लगेगा। उनके प्रोफाउंड वेन्स बहुत ज्यादा डैमेज थे। मेरे हिसाब से उन्हें दोबारा कल्टीवेशन शुरू करने में कम से कम 30 साल लग जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।